बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ और ये खबर कानपुर से है। यहां पर एक महिला के घर में आगजनी और धमकी देने के मामले में फरार चल रहे सपा विधायक इरफान सोलंकी ने भाई रिजवान के साथ सरेंडर कर दिया है। अब से कुछ देर पहले इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी अपने समर्थकों के साथ पुलिस कमिश्नर के आवास पर पहुंचे और सरेंडर कर दिया। और आपको बताएं कि कानपुर पुलिस सोलंकी बंधुओं पर इनाम घोषित करने वाली थी, लेकिन पुलिस के इस एक्शन से पहले ही दोनों ने पुलिस कमिश्नर आवास पर पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर उस दौरान की जब आत्मसमर्पण करने पहुंचे इरफान सोलंकी परिवार के साथ। और देखिए, हमारे संवाददाता रतीश त्रिवेदी लगातार उनसे प्रश्न पूछते रहे कि आप कहां थे, आप कहां फरार थे, क्यों नहीं सरेंडर किया आपने, लेकिन एक शब्द नहीं कहा वहां पर इरफान सोलंकी ने। और ये पुलिस कमिश्नर आवास के भीतर जब पहुंचे उस वक्त का अंदर की तस्वीर आप देख रहे हैं। और ये भी एक्सक्लूसिव है, केस दर्ज होने के बाद से फरार थे दोनों भाई, दोनों ने सरेंडर कर लिया है और पुलिस ने बयान जारी करके कहा है कि दोनों गिरफ्तार कर लिए गए हैं और आज ही कोर्ट में इन दोनों को प्रस्तुत किया जाएगा। ये बड़ी खबर, आज ही कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा और पुलिस का कहना है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो पुलिस कस्टडी रिमांड मांगेगी। दोनों भाइयों पर घर जलाने और धमकी देने का भी आरोप है। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। आइए आपको कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य बता देते हैं इरफान सोलंकी के सरेंडर के बारे में। इरफान सोलंकी पर घर जलाने और धमकी देने का आरोप है। जी, केस दर्ज होने के बाद से फरार थे ये दोनों भाई। और आपको बताएं कि दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी था। फर्जी आधार कार्ड पर यात्रा करने का भी आरोप है इरफान सोलंकी के ऊपर और यह खबर भी हमने आपको दिखाई थी। अशरफ नाम से फर्जी आधार कार्ड पर यात्रा करने का आरोप है इरफान सोलंकी के ऊपर। एयरपोर्ट से बाहर निकलते वक्त सीसीटीवी में कैद हुए थे। आज इरफान और रिजवान दोनों भाइयों ने सरेंडर कर दिया है। पुलिस कमिश्नर आवास पहुंचकर, यानी कि बीपी जोगदंड जो कि पुलिस कमिश्नर है कानपुर के, उनके आवास पर पहुंचकर सरेंडर किया है दोनों ही भाइयों ने। इरफान और रिजवान सोलंकी ने मैं परिवार के कई सारे सदस्य उनके साथ थे, माँ, पत्नी, बहन, इसके अलावा चाचा, ताऊ और भी जो साथी हैं, राजनीतिक साथी हैं, अमिताभ वाजपेयी और समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उनके साथ थे जब इरफान सोलंकी सरेंडर करने पहुंचे। लगभग 45 मिनट पहले लगभग कानपुर पुलिस कमिश्नर के आवास पर पहुंचकर इरफान सोलंकी ने सरेंडर कर दिया। एक शब्द नहीं कहा, एक लफ्ज नहीं कहा, तमाम सवालों के जवाब नहीं दिए। अंदर जाके क्या बात हुई ये कहना मुश्किल है। इरफान सोलंकी के सरेंडर पर परिवार ने जरूर बयान दिया है। पत्नी का कहना है इरफान सोलंकी की कि कोर्ट पर उन्हें पूरा भरोसा है, न्याय मिलने का परिवार को भरोसा है। कोर्ट से हमको जो है राहत मिलेगी इंशाल्लाह। और ये तो झूठे मुकदमे सब जानते हैं। ये सब भैया एक मिनट, सब साजिश है और कोर्ट से हमें पूरी वो है, हम लोग कोर्ट से सारी कार्रवाई करेंगे और सब है ना। इरफान सोलंकी का ये परिवार है, पत्नी नसीम से हमने बात की, उनको भी न्याय पर भरोसा है और कह रही हैं, बच्चे हैं, देखिए पूरा परिवार, बहनें, इरफान की पत्नी, ये सभी लोग आए थे, इरफान की माँ है। क्या बात हुई अंदर? बस न्याय मिलेगा ऊपर वाले के करम से। कमिश्नर साहब से आपने क्या कहा? हमने कहा था हमारे बच्चों को जल्दी छोड़िएगा इंशाल्लाह। उम्मीद है जल्दी आएंगे। बच्चों ने सरेंडर कर दिया, न्याय मिलेगा ये उम्मीद? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। पूरा परिवार न्याय की बात कर रहा है, लेकिन 2 मुकदमे हैं और दूसरा काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। जाजमऊ के साथ साथ ग्वालटोली में भी मुकदमा दर्ज किया गया। 467, 68, 69, 71, 72, 120 भी, 420, ये काफ़ी गंभीर धाराएं हैं। और इन गंभीर धाराओं में आज इरफान और रिजवान पर जब कुर्की और इनाम घोषित करने की कानपुर पुलिस तैयारी कर रही थी, उसी बीच नाटकीय घटनाक्रम के बीच अंजाम देते हुए आज इरफान सोलंकी ने, रिजवान सोलंकी ने कानपुर के पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड के कैंप ऑफिस में आकर के अपने साथी विधायकों के साथ सरेंडर कर दिया और उसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। इसके बाद मेडिकल की प्रक्रिया अपनाई जाएगी और मेडिकल करने के बाद उनको जेल भेजा जाएगा, उनकी अरेस्टिंग कर ली गई है। इस बीच तमाम सवाल हैं कि इरफान सोलंकी कहाँ रहे और जो पहला मुकदमा था आगजनी और धमकाने का, उस मामले में सच्चाई क्या है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। रतीश त्रिवेदी जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे, इस वक्त हमारे साथ कानपुर से सीधा कनेक्ट है। आइए हम उन्हीं का रुख करते हैं और उनसे ताज़ा अपडेट ले लेते हैं कि इस वक्त क्या हो रहा है। रतीश, हमारे दर्शकों को बताएं और अगर मुमकिन हो तो दिखाएं कि इस वक्त सबसे ताज़ा तस्वीरें क्या है, चूंकि पुलिस ने कहा कि आज ही कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा इरफान सोलंकी को और रिजवान सोलंकी को, और अगर ज़रूरत पड़ी तो उनकी कस्टडी रिमांड ली जाएगी।
बिल्कुल, देखिए पुलिस कमिश्नर कैंप ऑफिस में ही हम मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले यहाँ से इरफान और रिजवान को दोनों पुलिस अपनी गाड़ी में अपनी कस्टडी में लेकर के यहाँ से गई है। डीसीपी क्राइम सलमान ताज पाटिल और एसीपी मोहम्मद अकमल की कस्टडी में वो यहाँ से गए हैं। पुलिस लाइन में उनको रखा गया है। हालांकि मीडिया को अब दूर उनसे कर दिया गया है, मीडिया को बिल्कुल दूर रखा गया है। यहाँ पर पुलिस लाइन में ही ये कहा जा रहा है कि शुरुआती पूछताछ होगी, हर मूवमेंट की जानकारी ली जाएगी कि आखिरकार 10 नवंबर के बाद से आज तक वो कहाँ रहे। हालांकि पुलिस को उनकी लोकेशंस पता है। पुलिस को मालूम है कि कानपुर से लखनऊ, लखनऊ से नोएडा, नोएडा से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से हैदराबाद, मुंबई से हैदराबाद के राजस्थान, उसके बाद और उसके बाद राजस्थान के तमाम ज़िलों में, नागौर में, अलवर में और उसके बाद तमाम अन्य जनपदों को घूमते हुए कानपुर में आज सरेंडर किया है इरफान सोलंकी ने। लेकिन सवाल तमाम हैं। अभी फ़िलहाल इसके बाद की जो प्रक्रिया है वो आपको बता दूँ कि इसके बाद मेडिकल कराया जाएगा, दोनों का मेडिकल कराया जाएगा और मेडिकल कराने के बाद चूंकि सरेंडर किया जा चुका है, अरेस्टिंग हो चुकी है, उसके बाद इरफान और रिजवान को जेल भेज दिया जाएगा। परिवार के लोगों से जो हमने बात की, माँ से बात की, पत्नी से बात की, उन्होंने न्याय की बात कही। उन्होंने कहा है कि उनके पति को, उनके देवर को न्याय मिलेगा। इरफान की माँ ने कहा कि उन्होंने कमिश्नर से कहा है कि उनके बच्चों को जल्द से जल्द जेल से रिहा किया जाए। लेकिन ऐसा आसान लगता नहीं, इसलिए नहीं लगता क्योंकि पहला मुकदमा आगजनी और धमकाने का है, तो दूसरा मुकदमा जो ग्वालटोली थाने में किया गया वो बेहद गंभीर है, जिस पर आप स्पष्ट मानिए कि कन्विक्शन होने पर विधायकी जाएगी, क्योंकि 467, 68, 69, 71, 72 और इसके साथ ही 120 भी 420 यानी 420 करने के षड्यंत्र रचने के, आपराधिक षड्यंत्र रचने के और तमाम गंभीरतम अपराध की धाराएं इरफान सोलंकी पर लगी हैं। और इरफान सोलंकी का राजनीतिक भविष्य भी अब इन धाराओं पर ही निर्भर करेगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है, जो वकील हैं, जो जानकार हैं विधि के, वो साफ तौर पर मान रहे हैं कि इन धाराओं से बचना मुश्किल है और ऐसे में उनकी विधायकी पर भी आने वाले दिनों में संकट उत्पन्न होगा। लेकिन अभी की जो बात है वो ये है कि आज कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करने के बाद उनको भेज दिया जाएगा जेल। फिलहाल परिवार के साथ सरेंडर किया गया है। आंखें आंसुओं से लबालब थीं, बोला कुछ भी नहीं। कई बार मैं बात करता रहा, कोशिश की कि इरफान और रिजवान से कुछ बातचीत हो, लेकिन उन्होंने बात नहीं की। पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड उन्होंने हमको बताया आपसे कुछ देर पहले कि उनको अप्रोच किया गया था परिवार के द्वारा, समाजवादी पार्टी के विधायक और नेताओं के द्वारा नहीं, परिवार के द्वारा अप्रोच किया गया था। ये दोनों सरेंडर करना चाहते हैं। 11 बजे का वक्त तय किया गया था और उसके बाद तयशुदा वक्त के मुताबिक जब हम यहाँ पर मौजूद थे, उसी वक्त एक काफिला आया जिसमें पहले अमिताभ वाजपेयी की गाड़ी, उसके बाद इरफान और ये आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी कि पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड ये कह रहे हैं कि उनको अप्रोच किया गया परिवार के द्वारा और समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा कि वो सरेंडर करना चाहते हैं। सुबह 11 बजे का वक्त तय हुआ और तय वक्त से पहले ही इरफान सोलंकी रिजवान सोलंकी के साथ सरेंडर करने पहुंच गए। आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी और आपकी बातचीत भी हमने देखी। रतीश, आपने जो सवाल पूछे वो सब हमने देखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप नजर बना के रखिए। इस प्रकरण से जुड़े आगे के अपडेट्स भी एबीपी गंगा पर आप लगातार देखेंगे। आगे बढ़ेंगे। नोएडा से खबर है, चलती कार में आग लगने की खबर है। आग के गोले में तब्दील हो गई कार और उसके बाद हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड के सहारे इस आग पर काबू पाया गया। ऑटो और कार में टक्कर के बाद यह हादसा हुआ है। तस्वीरें देख लीजिए आप। सेक्टर 58 थाना इलाके के सेक्टर 57 की घटना। आग का गोला बन गई कार और उसके बाद का दृश्य आप देखिए, कैसे इसे बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। नोएडा के सेक्टर 57 की घटना है। चलती कार में आग लग गई और आग का गोला बन गई है कार। हड़कंप मच गया इस घटना के बाद से, धुआं उठता हुआ और इसे बुझाने के प्रयास जो किए गए वो भी आप देख पा रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 57 की घटना है। ऑटो और कार में टक्कर के बाद यह हादसा हुआ। ऑटो और कार में टक्कर के बाद इस कार में आग लगी। धू-धू करके जलती कार, उठता धुआं, ये सब आप देख सकते हैं और इसे बुझाने के प्रयास भी आपकी स्क्रीन पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 57 से। टक्कर हुई पहले ऑटो और कार में, उसके बाद आग लगी कार में और आग का गोला बन गई कार और इसे बुझाने के प्रयास किए गए। तो सीएम योगी आज मैनपुरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। रघुराज शाक्य के समर्थन में सीएम जनसभा करेंगे और जनसभा के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। क्रिश्चियन मैदान कॉलेज से आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। मैनपुरी में कमल खिलाने के लिए बेकरार नजर आ रही भाजपा ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। इसी क्रम में आज
एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा मैनपुरी में होने जा रही है। 28 तारीख को करहल में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया था और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला था। शिवपाल सिंह यादव को उसी जनसभा में पेंडुलम बताया था और उसी क्रम में अब दूसरी जनसभा है, वो आज मैनपुरी के क्रिश्चियन कॉलेज मैदान में होने जा रही है। बड़ा विशाल पंडाल यहाँ लगाया गया है, हज़ारों कुर्सियाँ यहाँ लगाई गई हैं और ऐसे में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा में बड़ी संख्या में लोगों को पहुँचने की उम्मीद जताई जा रही है। बीजेपी ने इस जनसभा को सफल बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं, ये वही जनसभा है जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिन में 3 बजे के करीब संबोधित करने वाले हैं। करीब 1 घंटे का उनका यहाँ कार्यक्रम रखा गया है। इससे पहले वो रामपुर रहेंगे और कल जिस तरीके से रामपुर में पूर्व मुख्यमंत्री सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने तमाम कहा जाए बड़े हमले बीजेपी पर किए हैं, तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस जनसभा से क्या काउंटर करते हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कल अखिलेश यादव ने कहा है, दोनों उप मुख्यमंत्री को खुला ऑफर दिया है। आइए अब आपको उपचुनाव की खबरों से अपडेट करते हैं। रामपुर में आजम खां के एसपी साहब और पुलिस वालों के जिंदाबाद कहने पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पल पर वार किया है। उन्होंने कहा है कि जनता सब देख रही है, ये सब फ्रस्ट्रेशन का कारण है। सत्ता में रहने के दौरान इन्होंने कानून का दुरुपयोग किया। ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर भी हमला बोला। उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है, 3 तारीख को उसके लिए प्रचार थम जाएगा। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी हुई है कि इन तीनों ही उपचुनावों से जीत मिले। खासतौर से अगर रामपुर की बात की जाए तो वहां पर भी बीजेपी कह रही है कि इस बार जीत मिलेगी। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, आप लोग कह रहे हैं कि इस बार रामपुर में भी कमल खिलेगा। रामपुर, मैनपुरी, खतौली तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं और यूपी में आदरणीय योगी जी का लॉ एंड ऑर्डर जनता बहुत सराहना कर रही है। मैं कह सकता हूं कि जीत में कोई भी शक नहीं है। खुलेआम जनता सड़कों पर निकल करके कह रही है इस बार कमल खिलेगा। लेकिन आजम खान ने कल मन से कहा कि एसपी साहब जिंदाबाद, पुलिस वाले जिंदाबाद, ये बयान किस तरह का, क्या निशाना साध रहे हैं वो? असल जब सत्ता जाती है तो इसी प्रकार के बयान आते हैं और ये प्रदेश की अच्छी तरह जनता जानती है कि उन लोगों ने सत्ता का किस ढंग से दुरुपयोग किया था। सत्ता को अपनी कठपुतली बना करके रखा था, कानून का दुरुपयोग करते थे। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून का राज है और जनता सब देख रही है। ये सब फ्रस्ट्रेशन के कारण है। अखिलेश यादव ने एक बात कही कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में सरकार बदल जाएगी। देखिए, उनको अच्छी तरह पता है कि भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है और हमारी सरकार के जो पिछले कार्यकाल रहे हैं उन पर जनता ने दोबारा मोहर लगाई है और ये 37 वर्षों बाद हुआ है। आने वाले 2024 में हम 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे और विपक्षी दल पूरी तरह से साफ होंगे उत्तर प्रदेश से। साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस बार का जो उपचुनाव हो रहा है, चाहे रामपुर हो, मैनपुरी हो, खतौली हो, तीनों ही जगहों पर बीजेपी ही जीत हासिल करेगी। और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से अखिलेश यादव हों, आजम खां हो, वो जो बयान दे रहे हैं कहीं ना कहीं वो साफ बताता है कि उन्हें भी चुनाव का परिणाम क्या होगा इस बात की जानकारी पहले से है। कैमरे से प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। और इधर डिप्टी सीएम को सीएम बनाने के ऑफर पर सिद्धार्थनाथ सिंह ने पलटवार किया है। अखिलेश यादव के बयान से साफ है कि वो तिल मिलाए हुए हैं, ये सिद्धार्थनाथ सिंह का कहना है। उन्हें एहसास हो गया है कि वो कभी सीएम नहीं बन पाएंगे, ये भी उनका बयान है। आगे कहते हैं अखिलेश यादव भगवान राम के प्रदेश है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने सीएम योगी की तुलना भगवान राम से की। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक है उनके लक्ष्मण और भरत और लक्ष्मण राम से अलग नहीं हो सकते, ये बात कही है सिद्धार्थनाथ सिंह ने। प्रदेश में मैनपुरी समेत 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कल रामपुर की सभा में साफ तौर पर कहा कि जो मौजूदा सरकार है वो बदले की भावना से काम कर रही है और उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि अगर सरकार ऐसे ही काम करती रही तो भविष्य में कभी उनकी सरकार आएगी तो वो भी बदले की भावना से कार्रवाई करेंगे और जवाबी कार्रवाई करेंगे। इस बारे में बात करते हैं सूबे के पूर्व कैबिनेट मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सिद्धार्थनाथ सिंह जी से। सर, जो अखिलेश यादव ने बयान दिया है, क्या कहना है? देखिए, अखिलेश जी कितनी दफे तक की या किस समय तक की मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखेंगे? आप 17 में हार गए, फिर उसके बाद आप लोग 19 में जो था फिर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख लेने लगे और फिर उसके बाद आपने 22 में भी देखे। अभी भी आपको उम्मीद है
24 तो छोड़िए 27 की भी आप उम्मीद देख रहे हैं। तो कब तक ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखेंगे? और दूसरी बात, डर आपको होएगा अखिलेश जी, क्योंकि आपने गलत चीज़ें करी हैं, अवैध चीज़ें करी हैं और आपके लोगों ने करी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ना मुख्यमंत्री न ही उनके किसी नेता कोई गलत चीज़ करता है। अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, ना तो उनकी कभी सरकार आएगी और ना वो कभी कोई कार्रवाई कर पाएंगे। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।